हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर राम मिहिर बेनीवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट जोन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाषा परिवार एक परिचय भाग नंबर 2। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भी इस चैनल में नया आया है तो वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई भी अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले उसकी सूचना आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम अपने विषय को शुरू करते हैं। तो हमारा विषय क्या है? भाषा परिवार। तो जैसा कि हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार की है, तो उन सब बातों का वर्णन हम भाग नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो आगे है भाषा परिवार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व में कितने भाषा परिवार हैं। तो विश्व में भाषा के 12 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 12 भाषा परिवार हैं। हमारे भारत में भाषा के कितने प्रकार हैं? 4, यानी 4 परिवारों की भाषाएं अपने पूरे भारत में बोली जाती हैं। तो कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं? 4 परिवारों की। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार। तो भारोपीय का मतलब है भारत प्लस यूरोपीय। भारत प्लस यूरोपीय, 2 शब्दों का मेल है। यदि हम संधि कर दें भारत प्लस यूरोपीय तो भारोपीय बनता है। यानी इस परिवार की कुछ भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, कुछ भाषाएं यूरोप में बोली जाती हैं, इसलिए इसको भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। दूसरा जो हमारा परिवार है वो है द्राविड़ भाषा परिवार। कौन सा परिवार है? द्राविड़ भाषा परिवार। तीसरा जो हमारा परिवार है वो है तिब्बत बर्मी। तिब्बत बर्मी भाषा परिवार, यानी इसमें तिब्बत और बर्मा जो देश हैं तो वो भाषाएं हैं जो उनके साथ साथ लगते हुए जो इलाके हैं उनमें बोली जाती है। चौथा जो हमारा परिवार है वो है आग्नेय भाषा परिवार। ये इसका दूसरा नाम है औष्टिक भाषा परिवार। आग्नेय या औष्टिक भाषा परिवार। तो अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। तो सबसे पहले हम फिर दोबारा भारोपीय भाषा परिवार पे आते हैं। भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? सबसे पहले नाम आता है हिंदी का, उसके बाद संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। यानी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, फारसी। तो इस ग्रुप में आप देख रहे हैं कि कुछ भाषाएं तो हमारे भारत की हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी या बांग्ला है, जैसे पश्चिमी बंगाल में या बांग्लादेश में बोली जाती है। तो कुछ भाषाएं अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाएं हैं जो ये यूरोप में बोली जाती हैं। तो इसलिए ये एक मिला जुला परिवार है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? भारोपीय भाषा परिवार। सबसे इंपॉर्टेंट परिवार है ये। तो इस परिवार से जो भाषाएं दक्षिण भारत को छोड़कर, तो दक्षिण भारत में जैसे हम किसको छोड़ेंगे? केरल को छोड़ दें, किसको छोड़ दें? तमिलनाडु को छोड़ दें, और आंध्र प्रदेश को छोड़ दें, कर्नाटक को छोड़ दें। यानी दक्षिण भारत के इन 4 राज्यों को छोड़कर शेष भारत में इस परिवार में से जो भाषाएं बोली जाती हैं
तो उनको हम भारतीय आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। उसका एक नाम और निकल के आया है भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो इसमें क्या है, कुछ भाषाएं जैसे मैंने बताया भारत में बोली जाती हैं, कुछ भाषाएं यूरोप में बोली जाती है। यूरोप वाली भाषाओं को आप छोड़ दीजिए, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की हम बात करें, और भारत में भी फिर 2 परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, 3 परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। तो दक्षिण भारत को छोड़कर, दक्षिण भारत के 4 राज्यों को छोड़कर शेष भारत में इस परिवार में से जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भारतीय आर्य भाषा परिवार के नाम से जानी जाती हैं। और जैसे कई बार यहाँ प्रश्न पुट करता है एग्जाम में कि हिंदी कौन से परिवार की भाषा है, हिंदी कौन से भाषा परिवार में है। यदि आपको ऑप्शन मिले यूरोपीय भाषा परिवार है, या द्रविड़ भाषा परिवार है, तिब्बत बर्मी है, या आग्नेय में से है, तो यदि ये 4 ऑप्शन मिले तो भारतीय भाषा परिवार इसका सही उत्तर है। यदि ये ऑप्शन आपको ना मिले और भारतीय आर्य भाषा परिवार दिया गया हो तो हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत भी इसी परिवार की है, गुजराती भी इसी परिवार की है, पंजाबी भी इसी परिवार की भाषा है। तो उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार। तो जैसा कि मैंने बताया दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो सारी की सारी द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। और इनमें जैसे नाम है तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ ये कर्नाटक में बोली जाती है, मलयालम ये केरल में बोली जाती है। तो तमिल जैसा नाम है ना, जैसा नाम तमिलनाडु, तमिल बोली जाती है। तेलुगु ये तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश, उसमें। कन्नड़ से जैसे कर्नाटक बनता है, कर्नाटक में भी क्या है, कन्नड़ में भी क्या है, कैसे क्या मिला लीजिए कर्नाटक। उसके बाद मलयालम केरल की भाषा है। तो ये 4 भाषाएं द्राविड़ भाषा परिवार से हैं। उसके बाद तिब्बत बर्मी भाषा परिवार, तो ये तिब्बत और बर्मा के आसपास के इलाकों में बोली जाती हैं। तो ये भाषाएं हैं गारो, ये गारो भाषी की पहाड़ियाँ हैं हमारे पूर्व में। तो उस क्षेत्र में बोडो, नागा ये सभी उस इलाके की भाषाएं हैं। नेवारी, गारो, बोडो, नागा, नेवारी ये हमारी तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। उसके बाद जो हमारा अगला परिवार है वो आग्नेय ऑस्ट्रिक परिवार। तो इस परिवार की भाषाएं हमारी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और उसके आसपास जैसे छोटा नागपुर का पठार है तो उस क्षेत्र में बोली जाती हैं ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषाएं। जैसे संथाली है, संथाली भाषा ये पूर्वी बिहार और पश्चिमी बंगाल में बोली जाती है। बिहार का पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी बंगाल। उसके बाद मुंडारी है, यानी वहाँ पे मुंडा जाति के लोग बहुत रहते हैं तो वो लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। मुंडा से मुंडारी बना है ये भी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का भी कुछ इलाका आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका, तमिलनाडु। उसके बाद भूमिज भाषा है कि मुंडारी और भूमिज भाषा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छोटा नागपुर का जो पठार है तो उस इलाके में बोली जाती हैं। तो उसके बाद क्या है, हम हिंदी भाषा का विकास देखेंगे कि हिंदी भाषा कौन कौन से चरणों से गुजरकर हमारे सामने आई है। हिंदी भाषा का विकास और उद्भव कैसे हुआ है। तो हिंदी भाषा कहाँ से पैदा हुई? संस्कृत से पैदा हुई है। इसका आदि रूप क्या है? संस्कृत। उसके बाद संस्कृत से कौन सी भाषा आई? पाली। पाली से कौन सी भाषा आई? प्राकृत। प्राकृत से कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश। और अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनी है? हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं यहाँ से बनी हैं। उसके बाद जो हिंदी का शब्द भंडार है,
कि हिंदी के अंदर है जो शब्द हैं वैसे तो अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं, लेकिन मुख्य जो हिंदी का शब्द भंडार है वो कहाँ से आया है, वो संस्कृत से आया है। तो हिंदी में ज़्यादातर हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं, कि जो संस्कृत से हिंदी में शब्द आए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। उसके बाद हिंदी राजभाषा, कि हिंदी जो हमारी राजभाषा है वो कौन कौन से राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में राजभाषा, तो राजभाषा हिंदी 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी राजभाषा का काम करती है। तो उनमें मुख्य रूप से क्या है, हिमाचल, और आपकी याददाश्त के लिए या नॉलेज के लिए या याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो इसमें आप देखोगे कि ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्य हैं, उत्तर भारत के। जैसे आप हिमाचल की बात करो, हरियाणा, हिमाचल सबसे पहले है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, और बिहार में से ही झारखंड अलग हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो ये सभी राज्य हैं ना, जो ये सारे क्या हैं, उत्तर भारत के राज्य हैं। इनमें पंजाब को छोड़ दीजिए, क्योंकि पंजाब में पंजाबी भाषा राजभाषा है, पंजाब का राजकाज पंजाबी भाषा में चलता है, इसलिए पंजाब इसमें नहीं है। जम्मू कश्मीर का राजकाज कश्मीरी भाषा में चलता है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं है। तो बाकी के 9 राज्य इसमें शामिल हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करेंगे तो पहला दिल्ली, तो दिल्ली में राजकाज हिंदी भाषा में चलता है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, तो हिंदी भाषा में राजकाज चलता है। तीसरा अंडमान निकोबार, तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी है जो वो राजभाषा का कार्य करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें हिंदी द्वितीय दर्जा है हिंदी को, कि पहला दर्जा किसी और भाषा का है, तो उसमें पहला नंबर किसका है, पंजाब का, कि पंजाब में पंजाबी को पहला स्थान है, हिंदी को द्वितीय स्थान है। कोई भी कार्य जब सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसमें कोई भी पत्र वगैरह या प्रपत्र वगैरह जारी किया जाता है तो उसमें पंजाबी में प्रिंट होता है, उसके बाद साथ साथ हिंदी में प्रिंट होता है, तो द्वितीय दर्जा है हिंदी का। इसी प्रकार गुजरात के अंदर पहले राजकाज का काम गुजराती में लिखा जाएगा, उसके बाद हिंदी में लिखा जाता है, तो गुजरात में भी हिंदी को द्वितीय दर्जा है। उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी को वहाँ भी द्वितीय दर्जा है। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी को द्वितीय दर्जा प्रदान किया गया है। उसके बाद 4 मुख्य पॉइंट हैं जो इसमें मैं बताऊंगा कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा क्या होती है, जैसा नाम बता रहा है, जिस भाषा में किसी देश का या किसी राज्य का राजकाज का कार्य चलता है उसे राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है, तो राष्ट्रभाषा वो होती है कि जिस भाषा को किसी राष्ट्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो देश एकता के सूत्र में बंध जाता है। तो राजकाज का कार्य चले ना चले लेकिन बोली ज़्यादा जाती है वो लोगों के अंदर, तो उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारे कुछ राज्यों की भाषा राजभाषा हिंदी है, सभी की नहीं है, कुछ राज्यों की है राजभाषा हिंदी, लेकिन हमारी सभी की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी को बोलते हैं और यही हमें एकता के सूत्र में बांधती है। उसके बाद है संपर्क भाषा, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो संपर्क भाषा क्या होती है, जैसे विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो संपर्क भाषा होती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि एक आदमी पंजाब का है, एक आदमी हरियाणा का है,
एक आदमी गुजरात का है, यदि वो तीनों आपस में बात करेंगे तो यदि गुजरात वाला गुजराती में बोले, हरियाणा वाला हरियाणवी में बोले, पंजाब वाला पंजाबी में बोले, तो आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उनको एक तीसरी भाषा का चुनाव करना पड़ता है जो तीनों को समझ में आएगी, और वो है हिंदी। हिंदी भी हो सकती है या कोई और भाषा भी हो सकती है। तो उसको हम संपर्क भाषा कहते हैं कि विभिन्न राज्यों के लोग आपस में बातचीत करने और संपर्क करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो संपर्क भाषा कहलाती है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब है एक, जैसे दो शब्द है इसमें संधि करें, अंतः प्लस राष्ट्रीय। अंतः का मतलब होता है बीच में, राष्ट्र का मतलब है राष्ट्र राष्ट्रों के बीच में, यानी एक देश और दूसरे देश के बीच में आदान प्रदान करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, भावों का आदान प्रदान करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो दो देशों के बीच में, दो से अधिक देशों के बीच में बातचीत करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और आज की हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो अंग्रेजी है, इंग्लिश है। क्योंकि जैसे यदि भारत के प्रधानमंत्री को दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों से बात करनी पड़ती है तो वो हिंदी को नहीं समझते, तो इसलिए इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भेद किया जा सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।